फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि 5 फरवरी को AIBE का एग्ज़ाम है। तो AIBE एग्ज़ाम के लिए आप लोग ज़ोरों शोरों से लगे होंगे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। तो एग्ज़ाम में जैसा कि आप लोग को ये भी पता है कि ये ओपन बुक एग्ज़ाम है, सॉरी ओपन बुक नहीं, ओपन बेयर एक्ट एग्ज़ाम अब हो गया, पहले तो ओपन बुक था। तो आप लोगों के लिए मैं आज एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाया हूँ जिसको कि मैं सॉल्व करूँगा आपके साथ। और ये आप समझ लेना कि सॉल्व करने का मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं और क्वेश्चन बताऊं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसके पैटर्न क्या हैं, जैसे कि टिप्स एंड ट्रिक्स स्ट्रेटेजी जो लोग बनाते हैं, तो आप ये एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्लियर करें। और अगर पहले से आपने प्रिपरेशन नहीं किया है तो इन 7 दिनों में जो बच रहा है 7 दिन, उसमें आप 6-7 दिन जो भी बच रहा है उसमें आप किस तरह से इसको कंप्लीट करें, कैसे किस तरह से इसके सिलेबस को कंप्लीट करें और किस तरह से ये AIB एग्ज़ाम क्लियर करें। तो इसमें अब मैं बताता जाऊंगा कि किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है, उसमें आपको कितने मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं ये नहीं बताऊँगा कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस ईयर का है, और अगर आपने कभी इसको सॉल्व किया होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ AIB एग्ज़ाम के लिए है, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि ये आप जुडिशरी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं। तो स्टार्ट जब करते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशंस आर देयर एज क्लासिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें क्या होता है कि पूछ रहा है कि प्रिजम्पशंस कितने तरह के होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट क्लासिफाई करता है। ठीक है, तो प्रिजम्पशन कितने तरह के होते हैं, तो इसके लिए आपको देखना होगा, समझना होगा कि प्रिजम्पशन होते कहाँ हैं और दिए हुए कहाँ हैं। ठीक है, तो प्रिजम्पशन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किया होगा तो इसमें इसका आंसर होगा D। ठीक है, आंसर मेरे पास है, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। आपको मैं ये बता दूं कि परमिसिव प्रिजम्पशंस और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट ये होता ही है, अगर आपको पता होगा तो ये पता होगा कि होता है। और एक होता है कि कंपेलिंग प्रिजम्पशन और प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ, ये भी होता है। ठीक है, ये रेबुटेबल प्रिजम्पशंस होता है। और एक C होता है कि इरेबुटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और कंक्लूसिव प्रिजम्पशंस। ये कौन से सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन है, तो ये सब्जेक्ट है फ्रेंड्स इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, IEA इंडियन एविडेंस एक्ट का है। अब यहाँ पे आते हैं सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन है ये लीडिंग जजमेंट का। तो आप लोगों को बहुत सारे लीडिंग जजमेंट्स जो होंगे उनको लिख के आप याद कर सकते हैं उनको। ठीक है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको PDF वगैरह मैं देता रहूँगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द लीडिंग डिसीजन इन द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। अब मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हुआ था, मतलब कौन सा डिसीजन आया था। तो एक ऑप्शन है आपका राइट ऑफ हियरिंग, B है सेपरेशन ऑफ पावर्स, C है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और D है रूल ऑफ एविडेंस। तो मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में राइट ऑफ हियरिंग इसको डिसाइड किया गया था। ठीक है, राइट टू बी हर्ड, सबको सुने जाने का अधिकार ही, ये नेचुरल जस्टिस में आता है। ठीक है, आगे आते हैं। जब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं तो थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एडवोकेट्स एक्ट 1961 केम इनटू फोर्स ऑन। अब ये इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, 19 मई 1961, 19 अप्रैल 1961, 1 मई 1961, 19 जनवरी 1961। अब फ्रेंड्स बहुत सारे लोग होंगे जो कि आप लोगों को ये भी बता रहे होंगे कि एडवोकेट्स एक्ट और ये सारे इनमें क्वेश्चंस कम मार्क्स के होते हैं तो इनको ले जाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ आप लोगों को देखने से लग रहा होगा कि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, चाहे 1 मार्क्स भी आपके आए, और डायरेक्ट क्वेश्चन जब पूछ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप बेयर एक्ट ले जाते तो यहाँ 1 मार्क्स आपको क्लियर मिल जाता। और आपको लाने कितने हैं, लाने हैं 40। अब 40 में 1 मार्क्स भी मिल गया तो आपका अब कितना बच गया, 39। इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो थर्ड का आंसर है आंसर A, 19 मई 1961। अब फोर्थ है क्वेश्चन फ्रेंड, ये डायरेक्ट आपको बेयर एक्ट से मिल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है हार्बरिंग एन ऑफेंडर हु हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी और हुज एप्रीहेंशन
हैज़ बीन ऑर्डर्ड इफ़ द ऑफेंस बी कैपिटल इज डील्ट अंडर। अब इसमें क्या दे रहा है, इसमें आपका ऑप्शन है 215, 216, 217, 218 आईपीसी। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि ये क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन को पढ़ना है और बाकी जो आईपीसी में आप जाके 215, 16, 17, 18 ये चारों सेक्शन देख लेना है। और चारों सेक्शन जब आप देख लेते हैं तो वहाँ आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बेयर एक्ट ले गए और आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ठीक है, इसका आंसर है आंसर बी। ठीक है, ये हो जाता है 216 आईपीसी। ठीक है, अब आगे आते हैं। आगे जब आते हैं तो एक चीज़ आपको ये देखना है, ये जो क्वेश्चन है द मैक्सिम एक्टस नॉट फैसिट रियम निसी मेंस सिट रिया, इसका मतलब क्या होता है। अब ऑप्शन है आपका देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड, क्राइम हैज़ टू बी कपल्ड विथ गिल्टी माइंड, क्राइम इज द रिजल्ट ऑफ गिल्टी माइंड, इन क्राइम इंटेंशन इज रेलेवेंट, मोटिव इज इरेलेवेंट। अब इसका आंसर क्या होगा, तो इसके लिए आपको कुछ लैटिन मैक्सिम्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट वो याद करने होंगे। इसका कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे आप केसेस देखते हैं, केस लॉ में एक सवाल हमने पहले देखा मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उनको आपको याद करना होगा। पहले ऐसा होता था कि ओपन बुक में आप नोट्स वगैरह भी ले जाते थे तो सारा लिख के ले जा सकते थे, अब ऐसा नहीं है। धीरे धीरे एआई भी टफ होता ही जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ए, देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड मेंस रिया। आपको पता होगा कि एक होता है एक्टस रिया और एक होता है मेंस रिया। जब एक्टस रिया और मेंस रिया दोनों मिलते हैं तभी क्राइम होता है। एक्टस रिया मतलब एक्शन और मेंस रिया मतलब इंटेंशन, इंटेंशन और एक्शन दोनों मिलता है तो क्राइम होता है। ठीक है, अब छठा है कि लॉ लेट डाउन अंडर सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब अगर आपने 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा तो ये आपको क्वेश्चन पता होगा। ये आपको डायरेक्ट बेयर एक्ट से मिलने वाला नहीं है। तो इस पे आते हैं, तो इसका आंसर होता है सी, हेडली वर्सेस बैक्सेंडल। ठीक है, अब आगे आते हैं। आगे जब देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पेटिशन इन विच अ डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हैज़ बीन पास्ड to apply the court for a decree for divorce by showing that there has been no restitution of conjugal rights as between parties of marriage for a, अब यहाँ पे दे रहा पीरियड ऑफ 1 year और अपवार्ड्स आफ्टर पासिंग ऑफ द डिक्री। ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है कि जब रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री पास होती है और उसके बाद 1 साल बीत जाता है और उसको कंप्लाई नहीं किया जाता है, तो किसके पास ये राइट होता है कि वो डिवोर्स के लिए फाइल कर सकता है। ये सिंपल सा फंडा है। ठीक है, अब इसके लिए सिर्फ आप या तो आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स पूरा पढ़े हों, ठीक है, या फिर आपके पास ये आपको कम से कम पता हो कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स दिया कहाँ पे है। ठीक है, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स दिया कहाँ है, इसके लिए आपको हर बेयर एक्ट का कम से कम इंडेक्स तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स दिया है फ्रेंड्स सेक्शन 9। ठीक है, सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट HMA। ठीक है, अब ये दिया हुआ है, इस पर कंप्लीट एक ट्यूटोरियल कंप्लीट वीडियो मैंने इस चैनल पे डाला है, उसको आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और साथ में आपके आई बटन में भी मिल जाएगा। ठीक है, आई बटन में मिले ना मिले डिस्क्रिप्शन में तो मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे ऑप्शन है आपका डज नॉट परमिट एनी पार्टी टू दैट, डज नॉट परमिट द पार्टी अगेंस्ट हुम अगेंस्ट हुम द डिक्री हैज़ बीन पास्ड, डज परमिट एनी पार्टी टू दैट, डज परमिट एनी पर्सन रिलेटेड आइदर पार्टी टू दैट। अब यहाँ पे क्या है इसका आंसर, इसका आंसर रहता है डज परमिट एनी पार्टी टू दैट। ठीक है, आगे आते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या दे रहा है कि द ऑफेंसेज अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 आर। अब इसका ऑप्शन ये सारे दिए हैं, इसका आंसर होगा कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। ठीक है, अब आते हैं 9th क्वेश्चन में। तो 9वां क्वेश्चन जो है, अब 9वां क्वेश्चन जब देखते हैं
तो इन केस ऑफ लैंड एक्विजिशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स, कंसेंट ऑफ हाउ मेनी अफेक्टेड फैमिलीज इज मैंडेटेड बाय द LARR एक्ट। अब इसमें LARR लैंड एक्विजिशन का जो एक्ट है उसमें क्या चाहिए, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। ये डायरेक्ट बेयर एक्ट से आपको नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तब जब आप उस बेयर एक्ट को ये आपको पता होगा कि ये कहाँ कहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा B 70%। अब 10वां क्वेश्चन जब देखते हैं तो 10वां क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है, अ कंपनी विच इज़ नॉट ए डोमेस्टिक कंपनी विल पे इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ। ठीक है, अब कितने रेट पे, ये एक डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, जो कि कंपनी है जो कि डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, तो इनकम टैक्स किस रेट पे करेगी। तो इसमें आपका आंसर कितना होगा, ये 40%। ठीक है, 10वां का आंसर C होगा। ये आपको कब मिलेगा, जब कंपनीज एक्ट आप पढ़े होंगे और कंपनी एक्ट में ये प्रोविज़न कहाँ पे दिया हुआ है ये आपको पता होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं। या फिर अगर आपके पास समय है तो कंपनीज एक्ट का एक एक सेक्शन देखिए, लेकिन वो समय तो उतना मिलेगा नहीं। अब आगे आते हैं 11th क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 53 ऑफ IPC द वर्ड इंजरी डिनोट्स एनी हार्म वट एवर इलीगली कॉज्ड टू एनी पर्सन्स बॉडी माइंड रेपुटेशन ऑल ऑफ द अबव। अब इसका आपका आंसर कहाँ मिलेगा, तो चुपचाप आपको सेक्शन 53 देखना है। ठीक है, सेक्शन 53 देखें और देखने के बाद वहाँ पहुँच गए और वो देख लिए कि ये कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन बी क्योर्ड अंडर सेक्शन 465 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। अब यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, डायरेक्ट यहाँ पे सेक्शन दिया है, तो किस तरह के केसेस क्योर किए जा सकते हैं अंडर सेक्शन 463 ऑफ CRPC। तो ये जितने ऑप्शंस दिए हुए हैं आप चुपचाप जाएंगे बेयर एक्ट के 465 सेक्शन में। ठीक है, सेक्शन 465 में, और वहाँ देख लेंगे कि इनमें से कौन सा वहाँ पे इंक्लूडेड है। ठीक है, कौन सा नहीं है। तो इसमें जब आप ऑप्शन में देखते हैं तो इसका होता है कि B। ठीक है, B, द रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस टेकन इन वन केस इनटू अनदर कंपेनियन केस, ये क्योर किए जा सकते हैं अंडर सेक्शन 465 CRPC। अब 13th क्वेश्चन सब देखते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर डी नोवा ट्रायल। ठीक है, अब डी नोवा ट्रायल के लिए इनमें से कौन सा जो वो है ये सही है। ठीक है, तो अब ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप बेयर एक्ट से इसको नहीं कर सकते हैं, आपको डी नोवा ट्रायल जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, आंसर ऐसे ही, इसका आंसर है B, ए डी नोवा ट्रायल शुड बी द लास्ट रिसोर्ट। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे मतलब जानते हैं डी नोवा ट्रायल का, तो डी नोवा ट्रायल का मतलब होता है कि दोबारा जो ट्रायल होता है, जैसे अपीलेट कोर्ट, हाई कोर्ट जो होता है वो दोबारा ट्रायल का आदेश देता है, तो जब दोबारा ट्रायल का आदेश देता है उसको डी नोवा कोर्ट कहते हैं, डी नोवा ट्रायल कहते हैं। तो अब इस बात को अगर जानते हैं आप, तो ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से आप खोज सकते हैं कि डी नोवा ट्रायल का इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा डी नोवा ट्रायल शुड बी द लास्ट रिसोर्ट, लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए डी नोवा ट्रायल, डी नोवा ट्रायल ऐसे ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद अंत आते हैं 14th नंबर क्वेश्चन पे। तो 14th नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जब 14th क्वेश्चन को हम देखते हैं तो इसका आंसर इसमें दे रहा है, इसमें आपको क्या करना है कि ये सारा जो भी आपके पास आर्टिकल्स दिए हुए हैं इन आर्टिकल्स को देखना है। ठीक है, अरेस्ट और डिटेंशन से बचने के लिए, ठीक है, जो प्रोटेक्शन होता है वो कहाँ दिया हुआ है, किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो ये आपको डायरेक्ट ही बेयर एक्ट से मिल जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना है कि आर्टिकल 21, 21A, 22, 22A इन सबों को सर्च करना है।
अब आते हैं 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि आर्टिकल 300A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, अब ऑप्शन आपके पास दिया है 44th अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट, 40th अमेंडमेंट, 51st अमेंडमेंट। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि ऊपर ही क्वेश्चन में ही आर्टिकल 300A दिया है, तो आप जैसे देखेंगे और आगे नहीं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि डायरेक्ट बेयर एक्ट से हम निकाल लेंगे, लेकिन ये चीज़ डायरेक्ट बेयर एक्ट में आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको ये जानना होगा पहले से। तो इसमें जो आपका दे रहा है ऑप्शन 44th, 42nd, तो इसमें आंसर आपका होगा 44th अमेंडमेंट, आंसर होगा ए। अब ये आप देख लेंगे, पहले आर्टिकल 31 हुआ करता था, वो राइट टू प्रॉपर्टी होता था, ठीक है, RTP हम लिख दे रहे हैं, राइट टू प्रॉपर्टी होता था, ये फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, ठीक है। अब इसको 44th अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट्स से हटा के इसको एक लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A में लीगल राइट आपको ये बना दिया गया। आगे आते हैं 16th क्वेश्चन पे, अब आएंगे 16th क्वेश्चन पे जब आते हैं तो यहाँ पे दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 हैव बीन रिपील्ड अमेंडेड बाय सेक्शन 6 ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। अब इसको भी आप डायरेक्ट बेयर एक्ट से नहीं ले सकते हैं। आप ये सारा जो देख रहे हैं सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, 7, ये सारा आपको अपने बारे में बताएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि हमने किसको क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 हैव बीन रिपील्ड बाय सेक्शन 6 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये आंसर है इसका बी, सेक्शन 5, ठीक है। 17th अब देखते हैं। अब 17th जब देखते हैं तो इसमें थोड़ा सा आपको सेंस लगाना है। अब ए रेलवे सर्वेंट वाज किल्ड इन अ बस एक्सीडेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हिज फैमिली मेंबर्स मे क्लेम कंपनसेशन अंडर, अब ये सारे एक्ट दिए हुए हैं। रेलवे का एम्प्लॉई है और बस एक्सीडेंट में मारा जाता है, तो उसको कंपनसेशन तो चाहिए, और कंपनसेशन कौन देगा, रेलवे ही देगा, ठीक है। तो अब कहाँ से कंपनसेशन, कौन से एक्ट के अंडर वो कंपनसेशन मांग सकता है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन है द मोटर व्हीकल एक्ट, द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923, और बोथ ए एंड बी, आइदर अंडर ए और अंडर बी। तो आपको ये तो पता है कि बोथ नहीं होगा, इसको आप काट देंगे, ठीक है, क्योंकि दो जगह से उसको कंपनसेशन तो मिलेगा नहीं। और चूंकि बस एक्सीडेंट हुआ है तो मोटर व्हीकल एक्ट से मिल ही सकता है, और एम्प्लॉई है रेलवे का तो एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट से भी मिल सकता है। तो ये डी इसका आंसर हो जाएगा, दोनों में से कोई एक। अब आगे आते हैं 18th क्वेश्चन पे। अब 18th क्वेश्चन जो देख रहे हैं इसके लिए थोड़ा सा आपको न्यूज़ से अवेयर रहना होगा, ठीक है। अगर न्यूज़ से आप अवेयर हैं तो इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसके आंसर के लिए आप आते हैं कास्टिंग काउच इन बॉलीवुड, द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। अब इसमें आप आते हैं तो इसका आंसर होता है बी, आपके लिए आंसर होता है बी, क्योंकि ये सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है। सेक्सुअल असॉल्ट क्या है, ये ऑफेंस है। असॉल्ट का मतलब किसी पे आप हमला करते हैं, किसी को मतलब फिजिकल एब्यूज़ करते हैं, वो असॉल्ट हो जाता है। और ये कास्टिंग काउच जो है वो हरासमेंट है। हरासमेंट आप किसी को किसी भी तरह से सेक्सुअल फेवर मांग के, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करके आप उसको हरास कर सकते हैं। अब 19th क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। 19th क्वेश्चन में क्या कर रहा है, प्रोमिसरी स्टॉपेल अगेंस्ट गवर्नमेंट एजेंसीज इज डिसाइडेड इन, आपको 4 केसेस का नाम दिया है। ये 4 केसेस का जो आपको नाम दिया है, तो एक नाम है ट्विडल वर्सेज एटकिंसन, डटन वर्सेज पूल, पोरनामी ऑल मिल्स वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, केदारनाथ वर्सेज गौरी मोहम्मद, ठीक है। अब इसमें स्टॉपेल अगेंस्ट गवर्नमेंट एजेंसीज ये डिसाइड किया गया है कौन से केस में, तो इसका आंसर है, आंसर सी है, ठीक है। अब इसमें अब इतना समय नहीं है कि आपको हम हर चीज़ बताते चलें, मेरा मकसद यहाँ पे ये है कि आपको ये दिखाना है कि पैटर्न क्या है क्वेश्चन का, ठीक है। आगे 20th क्वेश्चन अब देखते हैं जब, तो 20th क्वेश्चन जब यहाँ पे आते हैं, 20वां क्वेश्चन दे रहा है कि फ्रस्ट्रेशन ऑफ
कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड बाय विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये एक टर्म दिया है और आपको इन सेक्शंस में से उनको ढूंढना है कि ये कहाँ दिया हुआ है। तो ये डायरेक्ट बेयर एक्ट में जाएंगे, सेक्शन 73 देखेंगे, 70 देखेंगे, 2D देखेंगे और 56 देखेंगे। और यहाँ पे आपको कहाँ ये मिल जाएगा, डी में, सेक्शन 56 में ये मिल जाएगा। आंसर इसका ये हो गया। अब जब 21 क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं तो शेड्यूल 2 ऑफ द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 डील्स विथ। अब यहाँ पे क्या करना है, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 का बेयर एक्ट आपको निकालना है, उसका शेड्यूल 2 देखना है और उसमें समझ लेना है कि उसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये ट्रिक है आपका, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, लिस्ट ऑफ पर्सन्स हु आर इंक्लूडेड इन द डिफिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। अब शेड्यूल 2 इनके बारे में बात करता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अब 22 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्बिट्रेशन एक्ट जो है उसमें से क्वेश्चन कम ही पूछते हैं, तो और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि उसको आपको नहीं ले जाना है क्योंकि उसमें मार्क्स कम है। फोकस आपको किस पे करना है, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, ये 46 मार्क्स से हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप आर्बिट्रेशन एक्ट नहीं ले जाएंगे और ऐसा क्वेश्चन देखेंगे तो आप वहाँ पे अफसोस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रेफरेंस टू द आर्बिट्रेशन इज प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। अब इसमें यहाँ क्या करना है, आपको ये चारों सेक्शन देखना है। चारों सेक्शन देखने के बाद आपको पता चलेगा कि किसमें ये दिया हुआ है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, सेक्शन 8। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं तो 23 में दिया हुआ है कि अंडर द हेड सब्सिक्वेंट कंडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंडक्ट वुड बी मटेरियल। अब यहाँ पे आपको कोई बेयर एक्ट काम नहीं करने वाला है। ठीक है, चूँकि निगेटिव मार्किंग भी नहीं है तो आप इसको मार देना है आपको। तो 23 का क्या है आंसर, इवेजन ऑफ जस्टिस। ठीक है, अंडर द हेड सब्सिक्वेंट कंडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंडक्ट वुड बी मटेरियल, आपको बी कर देना है। ठीक है, अब 24 देखते हैं। अब 24 जब देखते हैं, अ प्लेंट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट अंडर ऑर्डर फॉर रूल 1 इन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सीपीसी का बेयर एक्ट निकालना है, ऑर्डर फॉर रूल 1 ये आपको निकालना है और ये देख लेना है। तो इसमें आपका आंसर मिल जाएगा। आंसर 24 का है बी, डुप्लीकेट। ठीक है, ये आपको देख लेना है। अब यहाँ पे 25वां क्वेश्चन जो आता है, ओमिशन टू गिव नोटिस अंडर ऑर्डर 21 रूल 22 विल रेंडर द एग्जीक्यूशन नल एंड वाइड, रेंडर द एग्जीक्यूशन इरेगुलर, रेंडर द एग्जीक्यूशन वाइडेबल, नॉट अफेक्ट द एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे भी सीपीसी निकालना है, ऑर्डर 21 रूल 22 निकालना है और उसमें देख लेना है, थोड़ा सा टाइम देना है, उसको पढ़ लेना है कि क्या कह रहा है ये। ठीक है, इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, रेंडर द एग्जीक्यूशन नल एंड वाइड। अब क्वेश्चन नंबर 26 जब देखते हैं तो इसमें दे रहा है कि वेयर अ डिक्री इज पास्ड अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ द स्टेट फॉर द एक्ट डन इन द ऑफिशियल कैपेसिटी of the person concerned under section 82 CPC, execution shall not be issued on any such decree unless the decree remains unsatisfied for a period of। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे भी डायरेक्ट बेयर एक्ट उठाना है, सेक्शन 82 CPC खोलना है और उसमें से आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री। अब यहाँ पे आप अब तक देखे होंगे कि कितना क्वेश्चन है, ईजी है, जो कि बेयर एक्ट से आपको मिल जाएगा। तो आप अगर बेयर एक्ट पूरा ढंग से देखेंगे, पढ़ेंगे और वहाँ पे यूज़ करेंगे तो आप पासिंग मार्क्स तो आपका आना ही आना है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे जब आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 जो दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है कि फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस अंडर आर्टिकल 19 ऑफ दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेज। अब आर्टिकल 19 तो जानते हैं कि फ्रीडम की बात करता है, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल राइट है, तो उसमें बहुत सारे फ्रीडम्स दिए हुए हैं। तो फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस किस में दिया हुआ है, ये आपके ये क्लॉजेस दिए हुए हैं, इनमें से किस में दिया है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। तो आपको करना क्या है, आर्टिकल 19 निकालना है, ये सारे क्लॉजेस को देख लेना है।
अब सारे क्लॉजेज में क्या क्या दिए हुए हैं इनको देख लेंगे, और देखने के बाद पता चला कि 1E में आपका आंसर हो जाएगा ए। 1E में आपका राइट टू रेसिडेंस, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं 28th क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एडमिशंस आर डिफाइंड। अब इसमें भी आपको क्या करना है कि 17, 16, 15, 18 सारा क्वेश्चन, सारा सेक्शन एक बार देख लेना है और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ एविडेंस एक्ट में एडमिशन डिफाइंड है। तो ये आपका हो जाएगा सेक्शन 17 ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 जब देखते हैं फ्रेंड्स, समय नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 जो है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शुड बी अलाउड टू रेफर टू द रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब ये फ्रेंड्स आप अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब इसको आपको रैंडमली अगर जानते हैं तो सही, और नहीं जानते हैं तो किसी से पूछिए, और अब पूछना तो वहाँ अलाउड होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करना है आपको ये टिक कर देना है। तो यहाँ मैं आपको आंसर बता दूँ 29 के ए, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस येराप्पा रेड्डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो जब क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी मे बी ऑब्टेन्ड बाय सीपीसी विद इन व्हाट पीरियड। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा, अगर मैं बता रहा हूँ जैसे मैंने बताया था कि अगर आपने याद किया हुआ है, इंडेक्स देखा हुआ है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का जिक्र कहाँ है सीपीसी में, और जहाँ पे जिक्र है वहाँ आप पहुँच जाते हैं, तो वो पहुँच जाते हैं तो आप ये इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है बी, विद इन 6 मंथ्स। अब इसके लिए आपको ये भी नहीं देखना है, अगर कई सारे इसमें ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि इंडेक्स आप देखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ है, आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो पता चल जाएगा, लेकिन अगर आप पढ़े हैं तो ज़्यादा इजी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 जो आता है, हु अपॉइंट्स द कमिश्नर फॉर रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अंडर LARR एक्ट। अब इसमें अगर आप LARR जो एक्ट है वो अगर उसका बेयर एक्ट ले गए हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप इसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, वो बहुत बड़ा बेयर एक्ट नहीं है, बहुत सारे सेक्शंस नहीं हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर पढ़े हो तो इजी हो जाएगा ढूंढना। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 31 का डी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करता है। ठीक है, अब 32 क्वेश्चन है, इफ अ पार्टी हु obtained an order for leave to amend pleadings does not amend the same within how many days, he shall not be permitted to do that without the leave of the court। अब इसमें आपको क्या करना है कि अगर कोई आदमी है जो कि परमिशन लिया है प्लीडिंग को अमेंड करने का और वो अमेंड नहीं करता है, तो उसको वो अमेंड फिर दोबारा नहीं कर सकता है विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट, विदाउट कोर्ट के परमिशन के, तो कितने दिन के अंदर उसको अमेंड करना है। इसमें अब अगर आप जानते हैं कि अमेंडमेंट का जो सेक्शन आता है सीपीसी में उसको आप देख लेंगे और उसको देखेंगे तो ये आपका आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 14 डेज। ठीक है, इसमें यही करना है आपको, अगर थोड़ा सा भी जानकारी है तो आप वहाँ उस जगह पे पहुँच के और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 जब देखते हैं, 34 देखते हैं, या 32 तक तो हमने देखा ना, 33 देखते हैं। तो जब 33 देखते हैं तो यहाँ दिया हुआ है, पनिशमेंट ऑफ एडवोकेट्स फॉर मिसकंडक्ट हैज़ बीन गिवन अंडर सेक्शन ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961। तो कौन सा सेक्शन में ये दिया हुआ है, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ईजी सवाल है, डायरेक्ट बेयर एक्ट से है। 30, 32, 35 इन तीनों को देखना है और तीनों को देख लेना है, वहाँ पता चल जाएगा कि कौन से सेक्शन में ये दिया हुआ है, और अगर तीनों में नहीं दिया है तो नॉन हो जाएगा, लेकिन ये दिया हुआ कहाँ है, सेक्शन 35 में। ठीक है, 35 में दिया हुआ है। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। तो जब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंडर विच सेक्शन ऑफ IPC प्रोफेशनल नेग्लिजेंस इज ऑफन इन्वोक्ड अगेंस्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स इन केसेस एलिजिंग प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। अब यहाँ पे प्रोफेशनल नेग्लिजेंस जो मेडिकल ऑफिसर्स के अगेंस्ट, मेडिकल प्रोफेशनल के अगेंस्ट लगता है, वो कौन से सेक्शन में IPC में दिया हुआ है। तो ये डायरेक्टली सेक्शन से है, आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करना है, देखना है सेक्शन ये सारा IPC में चेक करना है, और चेक करने के बाद आपको जो मिल जाएगा वो आंसर टिक कर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, आंसर बी, 304A, ऑप्शन बी। ठीक है, 304B क्या है कमेंट में बताना। ठीक है, 304B क्या है। अब
क्वेश्चन नंबर 35 आता है कि ए ऑफर्स ए ब्राइब टू बी अ पब्लिक सर्वेंट एज ए रिवार्ड फॉर शोइंग ए सम फेवर इन द एक्सरसाइज ऑफ बीज ऑफिशियल फंक्शन, बी एक्सेप्ट्स द ब्राइब। अब इसमें ए क्या ऑफेंस करता है, तो अब इसके लिए सब में सेक्शंस दिया हुआ है, सेक्शन 160, 161, 162, 163। अब इन चारों सेक्शन को एक बार देखना है और चारों को देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सेक्शन 161। अब 36 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। अब क्वेश्चन नंबर 36 जब देखते हैं कि परपेचुअल इंजंक्शन में बी ग्रांटेड। अब परपेचुअल इंजंक्शन कब ग्रांट किया जाएगा, वेयर द डिफेंडेंट इज ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी, ये सारा चीज़ है। तो आपको ये कम से कम याद रहना चाहिए कि परपेचुअल इंजंक्शन है कहाँ, किस चैप्टर में है और किस सब्जेक्ट में है, ठीक है। तो इसके लिए आप उतना तो याद रखना होगा। तो 36 का आपका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। अब परपेचुअल इंजंक्शन अगर आपको याद हो तो आप वहाँ जाके डायरेक्टली देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब आता है यहाँ पे 37 आता है कि अ कंपनी विशेज टू इंश्योर दैट नो वन एल्स कैन यूज़ देयर लोगो, ठीक है। अब ये लोगो किस कानून के तहत वो रोक सकता है यूज़ करने से, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा ट्रेडमार्क। ये सारा चीज़ आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, द सेक्शन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट डीलिंग विद द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग इज सेक्शन 20, 21, 22, नन ऑफ द अबव। अब आर्बिट्रेशन एक्ट का 2 क्वेश्चन आपने देखा, दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट है, डायरेक्ट बेयरएक्ट से आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए छोटे छोटे बेयरएक्ट्स भी आपको लेके जाना है, फोकस आपको बड़े बेयरएक्ट पे करना है, पहले क्वेश्चंस वहाँ से खोजने हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको बेयरएक्ट लेके जाना है, ठीक है। 38 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी, सेक्शन 21, ठीक है। आगे आते हैं 39, क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। 39 के क्वेश्चन नंबर में दिया है फ्रेंड्स कि अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फ्रॉम एनुअल वैल्यू इज। अब यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है, अब क्या दिया है, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 24। अब जब सेक्शन 24 दिया हुआ है तो जो इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों मिला के 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो अगर आप 4 देख के छोड़ देंगे कि चलो 2 सब्जेक्ट्स हैं, दोनों में से 4 मार्क्स आते हैं, तो ये क्या ले जाना है, लेकिन नहीं, ये आपको ले जाना है। यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 24 से क्या हुआ, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आया, आपका 1 नंबर हो गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा 3/10 ऑफ एनुअल वैल्यू, ऑप्शन सी। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस इज नॉट होली डैश टेस्ट एंड इट्स कंटूर्स आर फेयरली इंडिकेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है और समेटिव है, ठीक है। तो ये इसको आपको डायरेक्ट से नहीं मिलने वाला है, आपको इसके लिए ये याद रहना होगा, ठीक है। तो याद रहना होगा, तो सेक्शन क्वेश्चन 40 का आंसर है आपका डी, समेटिव, ठीक है। अब आते हैं 41, क्वेश्चन नंबर 41। अब जब क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं तो यहाँ देखते हैं क्या दिया हुआ है, द पावर टू इनेक्ट अ लॉ रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इज लेफ्ट टू डैश अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये आपका ऑप्शन है, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हाउस ऑफ पीपल, पार्लियामेंट। अब ये इसके लिए आपको जाना होगा आर्टिकल 11 में। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 11 जैसे ही आप पढ़ेंगे ये आंसर आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट बेरेक्ट से आपको मिल गया, कोई टेंशन नहीं। तो आप देखते रहना कि आपका पासिंग मार्क्स डायरेक्ट बेरेक्ट से आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है ये सब हैं और आंसर आपका क्या हो जाएगा डी, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास पावर है कि कोई लॉ सिटीजनशिप के रिलेटेड बना सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 42 है, द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू ए रेलवे एम्प्लॉयज़ बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंजरी बाय एक्सीडेंट इज गवर्न बाय। अब ये आपका आंसर दिया हुआ है इतना। इसका आंसर पहले भी हम लोग दे चुके हैं कि बस से एक्सीडेंट हुआ और वो मर गया तो वो कंपनसेशन कहाँ से लेगा, या तो मोटर व्हीकल एक्ट से लेगा या फिर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट से लेगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपने किया है तो अगर आपने सही किया है तो यहाँ पे आंसर आप कर देंगे एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923।
अब यहाँ पे कह क्या रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस, अगर नहीं भी जानते हैं तो आप कॉमन सेंस लगाएंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। ये दे रहा है कि द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, ये तो होगा नहीं क्योंकि बात कंपनसेशन की हो रही है, ठीक है, तो वेजेस में होगा नहीं। राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये डिसेबिलिटी की बात ही नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1986, तो अब यहाँ पे दो तो आप छांट लिए, जो इलिमिनेशन मेथड इसको बोलते हैं, बच गए दो, तो एम्प्लॉय कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन। बात किसकी हो रही है यहाँ पे, रेलवे एम्प्लॉय की हो रही है, वर्कमैन की हो नहीं रही है, तो वर्कमैन की नहीं हो रही तो इसको भी छांट दिए, बच कौन गया, ये ए, आपका आंसर हो जाएगा ये। अब क्वेश्चन 43 देखते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेएबल अंडर एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 इन अ केस ऑफ टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट ऑफ ए रेलवे सर्वेंट ड्यू टू एक्सीडेंट इज। अब इसमें मैक्सिमम कंपनसेशन क्या होना चाहिए, तो इसको भी आप अगर लास्ट में आपके पास टाइम बचता है तो इसको बेयर एक्ट से देख सकते हैं, क्योंकि ये जो रेलवे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट होता है ये बहुत बड़ा नहीं है, बहुत मोटा नहीं है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं अगर मिलता है तो इसका आंसर हो जाएगा 43 के सी, 1,40,000, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं तो द बॉन्ड अंडर सेक्शन 109 CRPC एज ए सिक्योरिटी, ठीक है, फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन कैन बी एग्जीक्यूटेड फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग। अब इसमें ये ऑप्शन है, अब ये डायरेक्ट आपका डायरेक्ट से आ गया, इसको आप दे सकते हैं। सेक्शन 109 जाएंगे, चुपचाप देखेंगे, देखने के बाद आंसर कर देंगे, आपका 44 के आंसर हो जाएगा 1 ईयर सी। अब तक कितने क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो कि आप जिसमें लग रहा है कि आप पासिंग मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। अब सेक्शन 45 जब देखते हैं, सेक्शन नहीं, क्वेश्चन नंबर 45। अब जब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ है कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹500 दैट कुड बी पेड टू द वाइफ एज मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC वाज रिमूव्ड इन, ये दिया हुआ है ईयर। अब पहले क्या होता था कि जो डायरेक्ट अलाउड होते थे विद शॉर्ट नोट्स, उसमें ये आपको मिल सकता था। अब तो विद शॉर्ट नोट्स डायरेक्ट अलाउड नहीं है, तो अब मिलने का चांस कम है। लेकिन एक बात और बता दूं मैं फ्रेंड्स कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें शॉर्ट नोट्स के साथ का वाला डायरेक्ट आपको अलाउड है, सब्जेक्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्विजिलेटर और एग्जामिनर, ठीक है। एग्जामिनर अगर आपको अलाउ करता है तो ये तो रिस्क है, एग्जामिनर अलाउ करता है या नहीं करता है, जनरली कर देंगे क्योंकि ज़्यादातर एग्जामिनर जो होते हैं उनको पता भी नहीं होता है कि डायरेक्ट क्या होता है, क्योंकि अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग कॉलेजेस में इनका एग्ज़ाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 2001। अगर डायरेक्ट आपने पहले से पढ़ा है तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 46 क्वेश्चन है, द टर्म वीपो स्टैंड्स फॉर। अब इसमें आपका वीपो स्टैंड्स फॉर ये कहीं भी डायरेक्ट में आपको नहीं मिलेगा, आपको याद रखना ही होगा, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। तो छोड़ना तो है नहीं क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा 45 का सी, वाइल्ड लाइफ इन्वेस्टिगेशन एंड पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 46 में पहले ही दे दिया है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 ऑफ CPC। अब चुपचाप इसमें CPC का क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 10 देख लेना है, जाके देख लेंगे तो ये आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। अब ये ऑप्शन में कौन सा सही होगा, तो इसमें आप कर देंगे सही कौन सा, डी, डिस्क्रिशनरी, ठीक है। सेक्शन 10 का जो है वो डिस्क्रिशनरी है, सॉरी 47 का ये जो है आपका ए है, डायरेक्टरी है, ठीक है, डायरेक्टरी। अब 48 जो है, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा इज कंटेन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा एक्सप्लेनेशन 4 टू सेक्शन 11। ये आपको सारा सेक्शन देख लेना है, सारा एक्सप्लेनेशन देख लेना, आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 जो है 49 है, द फेमस प्रोनाउंसमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 377 इंडियन पिनल कोड रिवर्स बाय सुप्रीम कोर्ट इन। अब 49 का आंसर क्या हो जाएगा आपका
डी सुरेश कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन। ये क्वेश्चन, ये तो आंसर आपको याद ही रखना होगा, ये कहीं भी बेयर एक्ट में आपको मिलने वाला नहीं है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 हु शैल रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ रेप बीइंग गिवन बाय अ रेप विक्टिम। अब जो रेप विक्टिम का जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन रिकॉर्ड कर सकता है अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि कौन रिकॉर्ड करेगा, एक दिया हुआ है, और 1973 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दिया हुआ है, इसमें भी कोई भी सेक्शन नहीं दिया हुआ है। तो इसमें अगर थोड़ा सा भी आपको नॉलेज हो इसके बारे में, थोड़ा सा भी आपने कभी पढ़ा हो, तो इसका आंसर इजीली आप कर सकते हैं कि वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर, यही रेप पीड़िता जो है उसका रिकॉर्ड कर सकता है स्टेटमेंट, ठीक है, कोई और रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, और 100 क्वेश्चन में हमने अभी 50 क्वेश्चन किया है, तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। 50 क्वेश्चंस पहले कर लिया और 50 क्वेश्चंस इसके बाद करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये 40 मिनट्स का हो गया, करीब करीब वीडियो 40 हो गया, तो इसको 2 पार्ट में करेंगे, और दोनों वीडियो को मैं एक ही दिन या फिर कंसेक्यूटिव डे पे आपको अपलोड कर दूंगा। आप देख लेंगे इसको, और देख के आपको पूरा देख के और ये समझना है सबसे पहले कि पैटर्न किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चन को आप ये मत समझना कि सिर्फ AIBE के लिए हैं, ये क्वेश्चन आपको जुडिशरी में भी पूछे जा सकते हैं, APO एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखते हैं, और आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारा यूट्यूब चैनल नहीं, मतलब जो भी सोशल मीडिया प्रोफाइल और भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, टेलीग्राम पे भी हैं, हर जगह आप हमें ज्वाइन करें, और आपको मैं काफ़ी अच्छे जजमेंट्स लाता हूँ। अभी आगे मैं आपको कई सारे जजमेंट मैंने छांट के रखा है, बहुत सारा 2022 का, उनके बारे में बात करूंगा, उनका इंडिविजुअल वीडियो भी डालूंगा, हर जजमेंट का अलग से पूरा कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो, जिसमें कि आपको उस केस का स्टोरी होगा, स्टोरी के साथ साथ फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट का क्या रहा है और किस तरफ से क्या आर्ग्यूमेंट हुआ है, ये सारी चीज़ें मैं करूंगा, और एक कंप्लीट वीडियो उनका एक साथ भी डालूंगा, ये कौन कौन हर जजमेंट का जिस्ट क्या है, ठीक है, जिस्ट के साथ साथ और बहुत सारे जो जजमेंट्स हैं उनका तो हमने पहले भी डाल रखा है, जो उनका कंप्लीट वीडियो है, डिटेल्ड वीडियो है, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स, और सेकंड पार्ट का आप वेट कीजिए, सेकंड पार्ट भी मैं आज ही या फिर अगले दिन अपलोड कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।